रामपुर नाम के गांव में विजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अंजू और 3 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। गांव में उसका अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में उगे मटर बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे, इसलिए हर कोई विजय से मटर खरीदना ही पसंद करता था। इस बार भी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार सारी फसल बिकने के बाद मैं पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगा और घर में एक नया कूलर भी लगवाऊंगा। इसके बाद तुम्हें पूरा दिन गर्मी में बैठने की जरूरत नहीं होगी। भगवान की दया से आपका काम ऐसे ही अच्छा चलता रहे। मैं इस बार आपकी कमाई से थोड़े पैसे ज्यादा बचा कर रखूंगी, ताकि अगले साल हम एक अच्छे स्कूल में चिंटू का दाखिला करवा सके। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो, उसे हमारी तरह अपनी जिंदगी में ऐसी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जो बुरे दिन हमने देखे हैं वो मेरा बच्चा कभी ना देखे। सच कहा अंजू, ये गरीबी सच में बड़ी बुरी चीज है। जितनी जल्दी हो, मैं बस इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खेती के लिए थोड़ी जमीन और खरीद लूंगा। एक बार मेरे पास बड़ा सा खेत हो जाए तो मैं शहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को अच्छे दाम पर बहुत अच्छी फसल बेचूंगा। आज मुझे मटर की कटाई भी करनी है। चलो मैं खेत चलता हूँ। रुकिए, इस बार मटर की फसल काफी ज्यादा है। आप अकेले कटाई कैसे करोगे? मैं भी आपके साथ खेत में चलती हूँ। दोनों पति पत्नी मटर की कटाई करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। उनके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कपिल का भी मटर का खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वो विजय के खेत की अच्छी मटर की फसल देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। देखो तो जरा, न जाने इसके खेत में मटर की इतनी अच्छी फसल कैसे उग गई। मेरा खेत भी इसके बगल में ही है, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल इसके खेत की फसल जैसी नहीं हुई। जरूर इसने मेरी फसल के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी, जिस वजह से मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। कपिल मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर गांव का एक ठेकेदार आता है। वो विजय के पास जाता है। अरे विजय, तुम्हारे खेत की मटर की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। इस बार मुझे 50 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने ये मटर किसी और को बेचने का वादा नहीं किया है तो इसमें से 50 किलो मुझे दे दो। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, मैंने अभी तक मटर किसी को नहीं बेची है। इस बार मेरे खेत में लगभग 200 किलो मटर उगी है। मैं 2-3 दिन में आपके पास 50 किलो मटर भिजवा दूंगा। ठीक है, जितना भी हो मुझे अपना हिसाब बता देना, मैं हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। ठीक है ठेकेदार साहब। अरे मालिक, थोड़ी मटर मेरे खेत से भी खरीद लीजिए। मैंने भी अपने खेत में काफी मटर उगाई है इस बार। तुमने अपने खेत में मटर तो उगाई है, लेकिन देखने में तुम्हारे खेत की मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन फिर भी एक बार मुझे कुछ मटर चखा कर दिखा दो। अगर खाने में अच्छी हुई तो मैं तुमसे भी थोड़ी मटर खरीद लूंगा। ये सुनकर कपिल ठेकेदार साहब को थोड़ी मटर खाने के लिए दे देता है, लेकिन ठेकेदार साहब को वो मटर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माफ करना कपिल, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता। इनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं तुमसे ये मटर खरीद लेता हूं तो इन्हें कोई ग्राहक नहीं खरीदेगा। खामा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली बार जब तुम मटर उगाओगे तो थोड़ी अच्छी खाद का इस्तेमाल करना। हो सकता है तुम्हारी फसल भी अच्छी हो जाए। इतना बोलकर ठेकेदार साहब वहां से चले जाते हैं, लेकिन ठेकेदार साहब के मटर न खरीदने पर कपिल विजय पर बरस पड़ता है। वो बिना कुछ सोचे समझे विजय से कहता है, मैं जानता हूं विजय कि तुम्हारी वजह से ही मेरे मटर नहीं बिके। हम दोनों के खेत अगल बगल में हैं। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे खेत की मटर की फसल इतनी अच्छी हो और मेरी खेत के मटर ऐसे। तुमने जरूर मेरे खेत की मटर की फसल को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ डाला है, जिस वजह से इन मटरों का स्वाद अच्छा नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कपिल भैया? मैं भला तुम्हारे खेत में कुछ क्यों मिलाऊंगा? तुम अपने मन में मेरे लिए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने का ड्रामा मत कर। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम चाहते हो कि हर कोई सिर्फ तुमसे ही आकर मटर खरीदे। अगर मेरे खेत में भी अच्छे मटर उगते तो तुम्हारी ग्राहकी कम हो जाती। मेरे खेत के मटर इतने अच्छे होते कि ठेकेदार साहब भी तुमसे मटर खरीदने के बजाय मुझसे ही खरीदते। लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भैया, जो तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे।
मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया है और ना ही कभी किसी के बुरे के बारे में सोचा है। उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। अरे जाओ जाओ, मैं जानता हूं अच्छी तरह से ये सब तुमने ही किया है। तुम जलते हो मुझसे। बस अब बहुत हो गया कपिल भैया, आपको जो बोलना था आप बोल चुके। हम समझ सकते हैं कि आपके खेत की फसल खराब हो गई है तो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने परेशानी में आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। हमने किसी के साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है ये सब तो भगवान जानता है। हम तो बस आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। चलिए जी, चलते हैं यहाँ से। कपिल की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद विजय ठेकेदार जी को 50 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 150 किलो मटर बिकना बची थी। जब ठेकेदार साहब ने उसे मटर खरीदी तो लोगों को वो मटर काफी पसंद आई, तो बाकी ठेकेदारों ने भी विजय को मटर का ऑर्डर दे दिया। उसकी बची हुई सारी मटर के लिए ऑर्डर मिल गया, जिस वजह से वो बहुत खुश था। हमें सारी मटर के ऑर्डर मिल गए। अब हमारी सारी मटर अच्छे दाम में बिक जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो मैं उनमें से कुछ कपिल भैया को दूंगा, ताकि वो फिर से अपने खेत में मटर उगा सके। मैं जानता हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का कसूरवार मानते हैं, तो आप उनकी क्या मदद करोगे? भले ही वो कुछ भी मानते हो, लेकिन है तो वो मेरा पड़ोसी ही। एक पड़ोसी ही बुरे समय में दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कपिल के ऐसे बुरे समय में उसकी मदद करूं। कपिल भैया ने आपको इतना भला बुरा कहा, उसके बाद भी आप उनकी इतनी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते तो आपके बारे में इतना गलत कभी नहीं सोचते। जहां विजय कपिल के लिए ऐसा सोच रहा था, वहीं कपिल विजय से जलकर उस रात गांव में सबके सो जाने के बाद विजय के गोदाम में रखी सारी मटर की फसल में आग लगा देता है। सुबह उठकर जब विजय अपने गोदाम में जाता है तो देखता है कि उसके गोदाम में रखी हुई सारी मटर की फसल जल चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। ऐसा होने की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सुबह अपने गोदाम में जोर जोर से रोने लगता है। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था भगवान, जो मेरे साथ ऐसा हुआ? ये मेरी इतनी महीनों की मेहनत थी, मेरी पूंजी इसमें लगी थी, ये मेरी साल भर की कमाई थी। अब मैं क्या करूं? विजय को इस तरह रोते हुए देखकर कपिल बहुत खुश होता है। विजय परेशान होकर अपने घर चला जाता है। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। अगले दिन बड़े ही निराशा से विजय अपने खेत में मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत मटर की हरी भरी फसल से लहलहा रहा है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उग गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं विजय, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, ये सब बिल्कुल सच है। अरे भला ये किसकी आवाज थी? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। नहीं विजय, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरा यहाँ पर देखो, मैं हूँ जादुई मटर। उस आवाज को सुनकर विजय उसकी तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 प्यारी प्यारी आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो? तुम्हारे तो हाथ पैर और आंखें भी हैं, तुम मुझसे बातें भी कर रही हो। अब तो पक्का ये कोई सपना ही होगा। नहीं विजय, ये कोई सपना नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ दिन पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी कपिल ने तुम्हें बिना किसी गलती के इतना सुना दिया, लेकिन फिर भी तुमने उससे कुछ गलत नहीं कहा। ऊपर से तुमने तो उल्टा उसकी मदद करने के बारे में सोचा। तुम्हारी ये अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुई।
लेकिन जब मैंने देखा कि कपिल ने गलतफहमी के चलते अपनी जलन की वजह से तुम्हारी मटर की फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने चली आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं, लेकिन मैं तुमसे एक और मदद मांगना चाहता हूं। भले ही कपिल भैया ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, लेकिन मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुमने मेरे खेत को मटर की फसल से हरा भरा कर दिया, उसी तरह तुम कपिल भैया के खेत को भी हरा भरा कर दो। ये बात बोलकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही कर देती हूँ। विजय के कहने पर वो जादुई मटर कपिल के खेत को भी मटर की फसल से हरा भरा कर देते हैं। लेकिन कपिल ये सब होते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो विजय के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है, तो विजय भी सब कुछ भूलकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होता और विजय के अच्छे व्यवहार की वजह से जादुई मटर हमेशा उसका साथ देती है। सुबह सुबह चिंकी अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि तभी उसकी चाची ने उसके चेहरे पर पानी का भरा हुआ जग उड़ेल दिया, जिससे डरकर चिंकी एकदम से हड़बड़ाकर नींद से उठी। क्या हुआ चाची? इससे पहले कि चिंकी कुछ समझ पाती, तभी उसकी चाची सीमा उसके चेहरे पर एक जोरदार चाटा मार देती है। चाची की बच्ची, सुबह से 7 बज रहे हैं और तू है कि अभी तक बिस्तर में पड़ी हुई है। जल्दी से उठकर खेत में जा और ककड़ियां तोड़ कर ला। चाची, ये काम तो मैं हर रोज करती हूँ, इसके लिए आपने मुझे चाटा क्यों मारा? अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? चुपचाप जाती है या बताओ अभी? चिंकी डरते हुए खेत में चली जाती है और वहां से ककड़ियां तोड़कर घर ले आती है। चिंकी के माता पिता उसके बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद से वो अपने चाचा चाची के पास ही रहती थी। वो ककड़ी का खेत भी चिंकी के पिताजी का था, जिसके लालच में उसके चाचा चाची उसे अपने साथ रखते थे। लेकिन चिंकी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसकी उम्र भी सिर्फ 6 साल की थी, इसलिए उसे इन सब बातों की ज्यादा समझ भी नहीं थी। चाची, मैं खेत से ककड़ियां तोड़कर ले आई। तो अब क्या मैं इन्हें अपने सर पर रखूं? ककड़ियां ले आई है तो इन्हें बाजार में जाकर बेचा, और हाँ, शाम को जब घर लौट कर आएगी तो इस ठेले पर मुझे एक भी ककड़ी बची हुई नजर नहीं आनी चाहिए। ये सारी की सारी ककड़ियां शाम तक बिक जानी चाहिए। ठीक है चाची। चिंकी अपना ककड़ी का ठेला लेकर उन्हें गांव में बेचने निकल जाती है। ककड़ी ले लो, ककड़ी, ताजा ताजा हरी हरी ककड़ी, 10 रुपए में 1 किलो ककड़ी। अरे वाह बेटा, ये ककड़ियाँ तो बहुत ताजी लग रही है। हाँ काकी जी, मैंने सुबह ही इन सभी ककड़ियों को अपने खेत से तोड़ा है। ये बिल्कुल ताजी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, तो तुम मुझे 1 किलो ककड़ी दे दो। चिंकी उस औरत को ककड़ी तोलकर दे देती है। वो गांव में ठेला लेकर चलती हुई खूब सारी ककड़ियां बेच देती है। तभी कुछ बदमाश लड़के उसके ठेले पर आकर ककड़ियां उठाकर खाने लगते हैं। अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपको ककड़ियां चाहिए तो मुझे उसके पैसे दे दीजिए। आप इस तरह मेरे ठेले से ककड़ियां उठाकर नहीं खा सकते। एक तो जरा पिद्दी सी है और जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। हम नहीं देंगे तुझे कोई पैसे वैसे। इस एरिया में कोई भी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता, तो तूने मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे की? देखिए, आपने मेरे ठेले से उठाकर ककड़ी खाई है। आपको मुझे इसके पैसे देने ही होंगे, वरना मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। तेरी चाची तुझे मारेंगी तो इसमें हम क्या करें? हम तो तुझे पैसे नहीं देंगे। तुझे जो करना है कर ले। अरे भाई, ये 1.5 फुटिया अपना क्या कर लेगी? सुन लड़की, भाई से ज्यादा बहस मत कर, वरना खामखा तेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा।
ये तो दादागिरी है। आपने मेरे ठेले से 2-3 किलो ककड़ी उठाई है। मैं इतनी सारी ककड़ी आपको मुफ्त में लेकर जाने नहीं दूंगी। मुझे मेरे पैसे दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ए रमन, उठा के फेंक दे इसका ठेला, तब आएगी इसको अकल। वो गुंडे ककड़ी के पैसे मांगने पर चिंकी के ठेले से ककड़ियां उठाकर नाली में फेंक देते हैं और उसका पूरा ठेला पलट देते हैं। बोला था ना, मुझसे ज्यादा पंगा मत ले, अब भुगत। अपनी ककड़ियों को इस तरह नाली में गिरी हुई देख चिंकी रोने लगती है। अब मैं घर जाकर चाची को क्या बताऊंगी? वो कभी मेरी बात का भरोसा नहीं करेगी। अगर मैंने उन्हें इन ककड़ियों के पैसे नहीं दिए तो वो मुझे बहुत मारेंगी। चिंकी रोते हुए घर पर जाती है और अपनी चाची को दिन की कमाई के थोड़े बहुत पैसे दे देती है। ये क्या है? सुबह तो तू खेत से इतनी सारी ककड़ियां तोड़कर लेकर गई थी और कमाई में सिर्फ इतने ही पैसे लेकर आई है। सच सच बता, तूने पैसों की चोरी की है ना? नहीं चाची, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। तो फिर बाकी के पैसे कहाँ चले गए? उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? चिंकी रोती हुई अपनी चाची को सारी बात बताती है, लेकिन उसकी चाची उसकी बात का यकीन ही नहीं करती और फिर से उसके चेहरे पर एक जोरदार चाटा जड़ देती है। अब तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तू पैसों की चोरी करके मुझसे झूठ बोलने लगी है। एक तो तेरे माँ बाप हमारे सर पर तेरा बोझ छोड़कर चले गए, एक तो यहाँ हम तुझे पाल पोस रहे हैं, ऊपर से तू हमसे ही दगा कर रही है। नहीं चाची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात का यकीन कीजिए। चुप कर, बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। अब तो मैं एक और दिन भी तुझे इस घर में नहीं रहने दे सकती। आज ककड़ियां बेचकर पैसों की चोरी की है, कल को घर में से पैसे चुराने लगेगी। अभी के अभी निकल जा यहाँ से और खबरदार, अगर दोबारा यहाँ लौट कर आई तो। नहीं चाची, ऐसा मत कीजिए। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन? माँ पिताजी तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब अगर आप भी मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुझे पैसों की हेरा फेरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब निकल यहाँ से। चिंकी अपनी चाची के सामने बहुत रोती है, लेकिन उसकी चाची उस पर जरा भी रहम नहीं खाती और रात को ही उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? चिंकी ऐसे ही रास्ते पर चलती जाती है। तभी चलते चलते रास्ते में उसे अपना ककड़ी का खेत दिखाई देता है। एक काम करती हूँ, आज रात मैं अपने ककड़ी के खेत में ही सो जाती हूँ। क्या पता कल सुबह तक चाची मुझे माफ कर दे। चिंकी ककड़ी के खेत में जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करते हुए रोने लगती है। अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझे कभी ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता। वो मुझसे बहुत प्यार करते। माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती, पिताजी मेरे लिए नए नए खिलौने लेकर आते और माँ हर रोज मुझे लोरी गाकर सुलाती। आप दोनों मुझे छोड़कर भगवान जी के पास क्यों चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। यहाँ पर कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। छोटी सी गलती हो जाती है तो चाची मुझे बहुत मारती है, दिन भर खाना भी नहीं देती। आज सुबह भी उन्होंने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है। पूरा दिन भूखी प्यासी ककड़ियाँ बेचती रही और शाम को तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। अगर मेरी माँ होती तो वो अभी मुझे गरम गरम खाना बनाकर खिलाती। चिंकी की बातें सुनकर खेत में उगी जादुई ककड़ियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो मत चिंकी, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। अरे ये किसकी आवाज़ है? खेत में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। कहीं खेत के अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया? नहीं चिंकी, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तुम्हारे खेत की जादुई ककड़ी हूँ। इतना कहकर जादुई ककड़ी चिंकी के सामने आती है तो चिंकी अपने सामने ऐसी ककड़ी को देखकर हैरान रह जाती है।
अरे तुम किस तरह की ककड़ी हो? मैंने तो आज से पहले कभी किसी ककड़ी के हाथ पैर और आंखें नहीं देखे, और तुम तो मुझसे बात भी कर रही हो। कहीं भूख के मारे मुझे ऐसे भ्रम तो नहीं हो रहे? नहीं चिंकी, ये तुम्हारा कोई भ्रम नहीं है। मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी चाची को तो मैं अपने आप ठीक कर दूंगी। लेकिन अभी तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना ले आती हूँ। बताओ तुम्हें क्या खाना है? क्या तुम सच में मेरे लिए खाना लेकर आओगी? हाँ चिंकी, तुम्हें जो कुछ भी सबसे ज़्यादा पसंद है मैं तुम्हारे लिए वही ले आऊँगी। तुम यहाँ पर जितना चाहे उतना मर्जी खाना खा सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बना देती हूँ ताकि तुम उसमें बैठकर आराम से खाना खा सको। इतना कहकर जादुई ककड़ी अपने हाथों को हवा में घुमाती है। तभी खेत के सामने एक बड़ा ही प्यारा सा घर बन जाता है। जादुई ककड़ी चिंकी को उस घर के अंदर लेकर जाती है और उसे तरह तरह के पकवान खिलाती है। ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने आज से पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। चाची तो हमेशा मुझे सिर्फ सूखी रोटी खाने को देती थी। जब चाचा चाची ऐसा अच्छा खाना खाते थे तो मेरा भी मन करता था वो खाने का, लेकिन वो मुझे कभी भी ऐसा खाना खाने को नहीं देती थी। जादुई ककड़ी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खाने को दिया और रहने को ये घर भी दिया। तुम्हारा ये घर बहुत ही प्यारा है। नहीं चिंकी, ये घर मेरा नहीं, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम जानती हो, ये जो ककड़ी का खेत है ये भी तुम्हारे पिता का है। तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें इसी लालच में अपने साथ रखते हैं ताकि वो इस खेत में उगी फसलों को बेचकर पैसे कमा सकें, वरना उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा। लेकिन चाचा चाची तो कहते थे कि ये खेत उनका है, मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। हाँ चिंकी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारा खेत वापस दिलवाऊंगी। आज के बाद मैं तुम्हारे चाचा चाची को तुम्हारे खेत में घुसने भी नहीं दूंगी। आज से तुम इस घर में मेरे साथ रहोगी। तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। जादुई ककड़ी चिंकी के सोने के लिए एक अच्छा सा बिस्तर तैयार करती है और उसे आराम से सुला देती है। अगले दिन जब चिंकी की चाची खेत में आती है तो जादुई ककड़ी उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि चिंकी को घर से बाहर निकालकर तुम इस खेत में उगी ककड़ियों को बेचकर पैसे कमा पाओगी? भूलो मत कि ये खेत चिंकी के पिताजी का है, जो बात तुमने उससे हमेशा छुपाई। लेकिन मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। तुमने बेचारी छोटी सी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अंदर जरा भी दया भाव नहीं है। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आज के बाद तुम इस खेत में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम उस बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम्हें इस खेत की फसल को बेचने का भी कोई अधिकार नहीं है। अरे ये कैसी ककड़ी है जो मुझसे जबान लड़ा रही है? सुने ककड़ी, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं तो यहीं से सारी ककड़ी तोड़ूंगी। तुझे जो करना है कर ले। अच्छा, तो ऐसी बात है। सीमा जैसे ही ककड़ी तोड़ने के लिए ककड़ी को हाथ लगाती है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। वो सीधी अपने घर में जाकर गिरती है। उस दिन के बाद वो फिर कभी भी ककड़ी के खेत में आने की हिम्मत नहीं करती और चिंकी जादुई ककड़ी के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है।